नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग को साधने वाली एमपी बीजेपी अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने जा रही है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सीएम बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बार बार छत्तीसगढ़ आने पर तंज कसा। तीसरी खबर में चर्चा करेंगे राजस्थान की, जहां गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद से ही पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा लगातार सीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का मिशन डिमोलिशंस जारी है। सपा, रालोद और बसपा के 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इन्हीं खबरों में, तो आइए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग को साधने वाली एमपी बीजेपी अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने जा रही है। संत रविदास को केंद्र में रखकर प्रदेश भर के 53,000 गांव में यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का उद्देश्य गांव में दलित वर्ग के लिए 10 से 12 लाख लोगों तक पहुंचना है। इस यात्रा की तैयारी में बीजेपी का अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जुटा हुआ है। यात्रा का समापन सागर में होगा। समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने आएंगे और सभी यात्राएं 46 जिलों से होकर सागर पहुंचेंगी। इस दौरान 240 से ज्यादा जनसंवाद कार्यक्रम यात्रा में किए जाएंगे। साथ ही 53,000 गांव से एक मुट्ठी मिट्टी का संग्रह भी किया जाएगा और 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माण का भूमि पूजन भी करते हुए नजर आएंगे। 5 संत रविदास मंदिर निर्माण यात्राएं कल 25 तारीख से 5 स्थानों से एक साथ प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक एकता, समरसता का संदेश देना, संत रविदास जी के विचारों को नीचे तक पहुंचाना। ये जो 5 यात्राएं निकलेगी, इस यात्राओं में एक यात्रा श्योपुर से निकलेगी, जिसमें 9 जिले इस यात्रा को पूरा करेंगे सागर पहुंचने से पहले। कल माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे केंद्रीय मंत्री, उसका शुभारंभ करेंगे। चलिए, तो ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी विवेक का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में आगमन होना है। बुंदेलखंड के दलितों को लुभाने के लिए लगातार बीजेपी की कवायद जो है वो तेज होती जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार, जैसे आप भी जिक्र कर रही थी, कि आदिवासी वर्ग के बाद अब अनुसूचित जाति वर्ग को बीजेपी साधने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की 5 यात्राएं निकालने वाली है अलग अलग स्थानों से। और यह जो 5 यात्राएं हैं, इनका समापन सागर में होने वाला है। दरअसल अगर हम बात करें तो सागर में संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण होना है 100 करोड़ की लागत से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करने वाले हैं 12 अगस्त को। और कहीं ना कहीं जो 5 यात्राएं अलग अलग स्थानों से निकाली जा रही हैं, वह मध्य प्रदेश के 46 जिलों से होते हुए निकलेंगी। अगर हम बात करें इन यात्राओं की, तो जैसे लाल सिंह आर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के बीजेपी के, उन्होंने जानकारी भी दी है कि श्योपुर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो वहीं बालाघाट से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। तो वहीं धार जिले के मांडव से कैलाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर इस यात्रा का शुभारंभ करने वाली हैं। और कहीं ना कहीं नीमच से अगर हम बात करें तो वहां पर लाल सिंह आर खुद मौजूद रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होना है, ऐसे में अब दलित वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अभियान चलाया है और उसका नाम दिया है समरसता अभियान। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो सागर में 100 करोड़ की लागत से
संत रविदास महाराज का मंदिर का निर्माण होना है और यात्राओं के माध्यम से कहीं ना कहीं जो 46 जिलों से होकर निकलनी है। इस दौरान अगर हम बात करें तो जन संवाद का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें 240 से ज्यादा स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां पर संवाद का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें दलित वर्ग के लोग शामिल होंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर प्रदेश नेतृत्व की बात करें, इस संवाद के कार्यक्रम में वह जनता से सीधा संवाद करेंगे और चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, उनके योजनाओं की जानकारी देंगे और हितग्राहियों से भी संवाद करने वाले हैं। और साथ ही अगर हम बात करें इन यात्राओं की तो 53,000 गांव से एक एक मुट्ठी लेकर सभी जो यात्रा में शामिल रहने वाले हैं वह सागर पहुंचेंगे और मंदिर निर्माण में उस मिट्टी का योगदान रहेगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश की मिट्टी एकत्रित कर एक एक मुट्ठी एक एक गांव से 53,000 गांव से उस मंदिर के निर्माण में लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं संत रविदास के मंदिर के निर्माण की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दलित वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। और इसी क्रम में अब कल से 5 यात्राओं का शुभारंभ होने जा रहा है, जो 18 दिन तक निकलने वाली हैं। जी काजल। बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने में बीजेपी जुट गई है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी की तैयारी जो है वो की जा रही है, इन सीटों पर कितनी सीटों पर इनका फोकस रहेगा और कितनी सीटों पर इनको लाभ मिल सकता है? साथ ही साथ क्योंकि हम देख रहे हैं विवेक कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जिस तरह से बीजेपी लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, बड़ी बड़ी सौगातों की छड़ी लगा रही है, उसको देखते हुए। आपने सही सवाल किया कि आखिर कितना बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है संत रविदास के मंदिर के निर्माण से और इन यात्राओं के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं अगर हम दलित वर्ग की बात करें, चाहे आदिवासी वर्ग हो या फिर दलित वर्ग हो, कहीं ना कहीं सरकार की चाबी सौंपने का काम करता है मध्य प्रदेश में। और ऐसे में आपने सवाल किया है कि किन क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पूरे मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि 5 अलग अलग स्थानों से चाहे हम बात करें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की या फिर मालवा की या फिर निवाड़ की या फिर बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड में तो निर्माण हो ही रहा है सागर से, लेकिन अगर हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र को साधने की बात करें तो शिवपुर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं अगर हम निवाड़ से बात करें तो धार के मांडव से कैलाश विजयवर्गीय इस यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं अगर हम निवाड़ की महाकौशल की बात करें तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से सिंगरौली और महाकौशल जो बिंद से लगा हुआ एरिया है, तो उन क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश है। तो ऐसे में कहीं भारतीय जनता पार्टी साधने में लगी हुई है। तो पूरे मध्य ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। 5 यात्राएं निकली। जी जी बोलिए, पूरी कीजिए विवेक अपनी बात। बिल्कुल, जो हम बात कर रहे हैं कि 5 यात्राएं हैं और 46 जिलों को कवर करने वाली है। मध्य प्रदेश में 52 जिले आते हैं, जिनमें से 5 जिलों से इन यात्राओं का शुभारंभ होना है और 46 जिलों से होकर निकलेंगी। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि जहां पर भी दलित वर्ग है उसका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंचे। बिल्कुल विवेक, वो देखने वाली बात होगी कि आखिर विधानसभा चुनाव में इनका कितना असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में आगमन होना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार शाम भिलाई पहुंचे। इस दौरान वे सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से आयोजित डॉक्टर खूबचंद्र बघेल जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बार बार छत्तीसगढ़ आने पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये लोग रात में आते हैं और डंडा चलाकर चले जाते हैं। उन्होंने भाजपा पर एक आदिवासी नेता का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। सीएम बघेल के ननकी राम कंवर को भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यालय में घुसने नहीं दिया, उन्होंने वहां से भगा दिया। ये एक आदिवासी का अपमान है। बाबा साहब का बयान तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि बार बार जरूर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। जो रात को आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। और कल हमने देखा कि ननकी राम कंवर जी को वापस भेज दिया गया। एक आदिवासी नेता है जिसको पार्टी कार्यालय में भी घुसने नहीं दिया गया। तो ये तो आदिवासी का अपमान है।
तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यानी कि रविवार को भिलाई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये लोग रात में आते हैं और डंडा चलाकर चले जाते हैं। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभी हमने आपको सुनवाया कि किस तरह उन्होंने बयान दिया। और साथ ही भाजपा पर एक आदिवासी नेता का अपमान करने का भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ननकी राम कंवर को भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यालय में घुसने नहीं दिया था। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि उनको भाजपा नेता ने पार्टी कार्यालय में घुसने नहीं दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत जो थी छत्तीसगढ़ में ये भी तेज होती नजर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उनको वहां से भगा दिया था। कहीं ना कहीं ये एक आदिवासी का अपमान है। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी सामने आया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरे को लेकर भी तंज कसा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले तो जाहिर सी बात है कि बयानबाजी जो है वो होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो होता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की, भिलाई पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से आयोजित डॉक्टर खूबचंद्र बघेल जयंती समारोह में भी शामिल हुए। जो पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, तब जाकर उन्होंने अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसा। बाबा साहब का बयान तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि बार बार जरूर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। जो रात को आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। और कल हमने देखा कि ननकी राम कंवर जी को वापस भेज दिया गया। एक आदिवासी नेता है जिसको पार्टी कार्यालय में भी घुसने नहीं दिया गया। तो ये तो आदिवासी का अपमान है। घुसने नहीं दिया, ये एक आदिवासी का अपमान है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। स्ट्रेट हेड संजय जी का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी, माफ कीजिएगा, ज्यादा जानकारी के लिए संध्या सिंह का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। संध्या, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इससे पहले लगातार बयानबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसा। संध्या, ये कल देर रात को एक कार्यक्रम है जो भिलाई के कला मंदिर मनवा कुर्मी समाज का कार्यक्रम था, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। जहाँ उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का राजपाल आना हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना था। और जब जब छत्तीसगढ़ आते हैं और कुछ ना कुछ एक बखेड़ा करके चले जाते हैं, जिसको लेकर के बयानबाजी आती रहती है और कुछ ना कुछ कांड होता रहता
फिर जैसा कि विगत दिनों में भाजपा ने कब्जा किया है एंटी राम कंवर, उनको मिलने नहीं दी गई है अपने आप को, बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के तंत्र मुख्यमंत्री जी के द्वारा जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राजस्थान के गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद से ही पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा लगातार सीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच झुंझुनू में एक जनसभा के दौरान सीएम अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोला। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा, धर्मेंद्र राठौर के घर पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा था। उस समय उन्हें सीएम गहलोत ने वहां से लाल डायरी निकाल कर लाने की बात कही थी। सीएम के कहने पर लाल डायरी किसी तरह निकाल कर लाए, जिसे सीएम ने जलवा दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि जलवा दिया। और इसके साथ ही गुड़ा ने कहा कि सीएम गहलोत के आदेश पर जहां रेड चल रही थी वहां से लाल डायरी निकाल ली थी। अगर वे लाल डायरी नहीं निकालते तो गहलोत जेल में होते। राजेंद्र के बयान के बाद अब राजस्थान में रेड डायरी की चर्चा है। कहा जा रहा है कि इस रेड डायरी में कई राज दफन थे। वहीं गुड़ा के इस खुलासे के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए कहा, सीएम साहब के बड़े खास रहे हैं। सच बोलने की वजह से तत्काल बर्खास्त होने वाले राजेंद्र गुड़ा जिस लाल डायरी की बात कर रहे हैं उसमें ना जाने कितने काले चिट्ठे होंगे। सेकंड में राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त। अरे ये राजेंद्र गुड़ा नहीं होता मुख्यमंत्री जी, आप जेल में होते। ये राजेंद्र गुड़ा ने वो डायरी नहीं निकाली होती। उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुड़ा सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल के गेट तोड़ के 9वीं मंजिल से वो मैंने नहीं निकाली होती तो आज गहलोत साहब जेल में होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। और आपने कहा भी बेटे के जन्मदिन पर आए कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मुख्यमंत्री में नहीं होता, आपने कहा था। ऐसी क्या कह दिया मैंने? तो सिर्फ इतना सा ही कहा था कि राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र रांगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है उनका रुख करते हैं। जितेंद्र जी, यहाँ पर राजस्थान में रेड डायरी की चर्चा जो है वो जोरों पर हो रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल राजेंद्र गुड़ा उदयपुर वाटी से विधायक हैं और कांग्रेस से बर्खास्त मंत्री हैं। उन्होंने एक सभा में कहा कि रेड डायरी जिसमें कई सारे राज हैं, 3 साल पहले जब ईडी का छापा धर्मेंद्र राठौर के यहाँ पे पड़ा था तो मैंने वो रेड डायरी मुख्यमंत्री के कहने पर धर्मेंद्र राठौर के घर से ले जाके और उसने जलवा दी थी। इस बात को लेकर उन्होंने जब सीएम ने उन्होंने पीठ भी थपथपाई और सीएम ने उनको ये कहा कि अगर गुड़ा जी आप नहीं होते तो आज मेरी मैं सीएम नहीं होता। मुख्यमंत्री ने ये बात गुड़ा के बेटे के जन्मदिन पर कही थी। बिल्कुल जितेंद्र जी, अब इस तरह जब ये बर्खास्त हो गए तभी क्यों ये बयान सामने आया? इसके पहले क्यों बयान सामने नहीं आया इनका? गुड़ा को जब बर्खास्त कर दिया गया उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरने और शायद कहीं ना कहीं अपना प्लेटफॉर्म, क्योंकि चुनावी वर्ष है और राजेंद्र गुड़ा, पहले मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि आज विधानसभा में जो हुआ उसके बाद राजेंद्र गुड़ा को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है, उनको वहां से उनको निष्कासित कर दिया है, ठीक है, अपनी पार्टी से। पहले वो उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, आज उन्हें
निष्कासित भी कर दिया गया है पार्टी ने। राजेंद्र गुड़ा ने अब ये तो तय कर लिया कि भाई उनके पास ना तो कांग्रेस से टिकट मिलेगा और ना उनका कोई और वर्चस्व। वो बसपा से आए थे कांग्रेस में, अब बसपा भी शायद सोचेगी कि राजेंद्र गुड़ा को वापस टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। पिछले दिनों वो ओवैसी से भी मिले थे, तो राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं वो अपना प्लेटफॉर्म बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। जितेंद्र जी, बताया जा रहा है कि इस रेड डायरी में कई राज जो थे वो दफन थे, इस तरह गुड़ा का बयान भी सामने आया है। बिल्कुल, गुड़ा ने आज मीडिया को बताया कि रेड डायरी में कई तरह के सनसनीखेज मामले हैं बताया। उसने कहा कि वैभव गहलोत का भी नाम लिया, उन्होंने कई मंत्रियों के लिए भी उनका नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए, और जहां तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जब राज्यसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त की है। ठीक है, उसके सारे मामले, ये मामला छोटा मोटा नहीं है, उनके अनुसार 100-200 करोड़ का नहीं 500 करोड़ का खरीद फरोख्त करके मामले हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। राजन जी, एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी उठ रहा है, जिस तरह गुड़ा बयान दे रहे हैं, जब वो डायरी लेने पहुंचे वो लेकर आए और कह रहे हैं कि इसको जलवा दिया गया है, तो ये सब हो गया था, उनको ये समझ थी, तो इसके बाद वो कुछ पहले भी बयान दे सकते थे। जब उनको बर्खास्त कर दिया गया तभी उनका बयान इस तरह का सामने आया। इसके पहले की वजह क्यों सामने निकल के आ पाई कि उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा और अब क्यों कह रहे हैं? मैंने पहले कहा टाइगर जी की चुनावी वर्ष है और वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, राजेंद्र राठौड़ बहुत बड़े मंत्रियों में से एक है, कोई ना कोई विवादित बयान देते ही रहते हैं। बिल्कुल, और मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। बिल्कुल। राजेंद्र राठौड़ को ये पता है कि कांग्रेस से तो उन्हें टिकट मिलेगा नहीं, और अब चुनाव आ रहे हैं, सामने चुनाव खड़े हैं, तो इसीलिए उन्होंने वापस बड़बड़ापन दिखाते हुए विधानसभा के अंतिम सत्र में उन्होंने बड़बड़ापन शुक्रवार को दिखाया। बिल्कुल जितेंद्र जी, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज हो गई, ये कवायद कह सकते हैं कि ये लगातार तेज होती यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राजस्थान से आपको खबर बता रहे थे जहां पर सियासत जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का मिशन डिमोलिशन जारी है। सोमवार को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में सपा, रालोद और बसपा के 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इसमें साहब सिंह राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, शालिनी यादव, पूर्व विधायक गुलाब सरोज और जगदीश सोनकर जैसे बड़े चेहरे हैं। दरअसल ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि 24 जुलाई को 15 से ज्यादा विपक्षी नेता भाजपा में शामिल होंगे। पार्टी ज्वाइन करने वाले 7 नेताओं के नाम के भी खुलासे हुए थे, जिसमें अंशुल वर्मा, शालिनी यादव, गुलाब सरोज, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और इसके साथ ही साहब सिंह सैनी, साथ ही साथ जगदीश सोनकर का नाम भी शामिल था। तो लगातार उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बयान, जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो वो शुरू हो चुकी है। 2024 को लेकर बीजेपी का मिशन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। सपा को एक बार फिर झटका लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सपा, रालोद और बसपा के 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन यहाँ पर थामा है। इसमें साहब सिंह राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, साथ ही साथ पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, शालिनी यादव, पूर्व विधायक गुलाब सरोज और जगदीश सोनकर जैसे बड़े चेहरे सामने आए हैं। दरअसल हमने पिछले दिनों भी सुना कि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 24 जुलाई को 15 से ज्यादा विपक्षी नेता भाजपा में शामिल होंगे, और आज बताया जा रहा है कि 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन जो है वो थामा है। पार्टी ज्वाइन करने वाले 7 नेताओं के नाम के पहले भी खुलासे हो चुके थे। तो इस वक्त आपको
उत्तर प्रदेश से खबर बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार बीजेपी का मिशन जो है वो जारी है। फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है और इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का यहां पर दामन थामा है। चाहे हम बात करें सपा की, रालोद की या फिर बसपा की, तो इन कुल मिलाकर देखें तो 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। और इससे पहले भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि 24 जुलाई को 15 से ज्यादा विपक्षी नेता भाजपा में शामिल होंगे। तो पार्टी ज्वाइन करने वाले 7 नेताओं के नाम के भी यहाँ पर खुलासे पहले हो चुके थे, जिनमें अंशुल वर्मा, शालिनी यादव, गुलाब सरोज, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी, साहब सिंह सैनी और जगदीश सोनकर का नाम भी शामिल था। तो इस तरह के बड़े नाम यहाँ पर सामने आए थे और एक बार फिर सपा को, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत होते जाएगा, क्योंकि लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए बीजेपी का जो मिशन है 2024 को लेकर, हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। और इसके साथ ही साथ आज लखनऊ के पार्टी कार्यालय में फेरबदल देखने को मिला, जहां पर सपा, रालोद और बसपा के 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। तो लगातार भाजपा में सपा, रालोद और जी हाँ, बसपा के 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। 2024 की तैयारियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। भाजपा लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया कर रही है, जिससे कि पार्टी और मजबूत हो सके और लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, एजेंडा जो पार्टी का है वो फुलफिल कर सके। और इसी को देखते हुए यहाँ पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। एक बार मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूंगी कि इसमें साहब सिंह, राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, शालिनी यादव, पूर्व विधायक गुलाब सरोज और जगदीश सोनकर जैसे बड़े चेहरे सामने हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड प्रशांत का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहां पर बताया जा रहा है कि 18 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। फिलहाल इस पर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल काजल, देखिए उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े नेताओं ने अपनी आस्था रखते हुए पार्टी की सदस्यता ली है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चंद्र चौधरी और इसके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष आज तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री शामिल हैं और इसके साथ ही पूर्व सांसद और तमाम पूर्व प्रत्याशी भी आज इस सदस्यता समारोह में आज शामिल हुए हैं। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री की बात की जाए तो साहब सिंह सैनी जो मुरादाबाद से आते हैं, बड़ा चेहरा है और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। राजपाल सैनी जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अंशुल वर्मा है, शालिनी यादव है, ये सब पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पूर्व में समाजवादी पार्टी से और आरएलडी से टूटकर इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, आरएलडी हो, बहुजन से हो, उनके नेताओं को शामिल करा रही है अपनी पार्टी से। इससे आने वाले समय में 2024 में भारतीय जनता को एक मजबूती दिखाई देगी
और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग भी चल रही है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता विपक्षी दलों के जो प्रभावित नेता हैं उनको अपने पाले में लाने का काम कर रहे हैं और ये 2024 की रणनीति बनाने को लेकर इतनी बड़ी कारगर कार्रवाई की जा रही है। और यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता, उनकी कार्यशैली और उनकी कानून व्यवस्था और सबसे ज्यादा अगर जो प्रभावी कोई चीज है वो है निष्पक्ष तरीके से उनकी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, जिससे जनता भी प्रभावित है और जनता के मूड को देखते हुए जनता भी जो नेता है यानी कि जो जनप्रतिनिधि है वह भी भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसीलिए यह बड़ी रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग अपनी आस्था रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग ले रहे हैं। और आज सापसिंह सैनी का आना या फिर राजपाल सैनी का आना, अंशुल वर्मा का आना, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये 18 जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए हैं और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इस पेशकश में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।